तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारा फंडामेंटल की सीरीज का 7th चैप्टर है, जिसमें हम जानेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में जो इसके टॉपिक हैं इसको कवर कर लेते हैं। और ये हमारा जो सॉफ्टवेयर की सीरीज चल रही है, इसका ये जो एक पार्ट है, उसमें सबसे पहले हमने जाना कि सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री क्या है, सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया गया, कहाँ से शुरू किया गया। और उसके बाद हमने देखा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। उसके बाद हम इसके टाइप देखेंगे, जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसके टॉपिक हैं जो उसको कवर कर लेते हैं कि इसमें हम टॉपिक में क्या क्या देखने वाले हैं और क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इसमें आप जो सबसे पहले कवर करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि क्या डिफरेंस है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, क्यों इसको एक टाइप दिया गया, अलग टाइप इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद देखेंगे हम कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, कि क्या किस किस को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं और क्यों कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। पूरा फंडा देखेंगे इसका। और उसके बाद देखेंगे हम कि डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की क्या डिफरेंस है। जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, उसमें क्या डिफरेंस है। और उसके पॉइंट देखेंगे, जितने भी इसके पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपके जितने भी इसमें डाउट हैं वो भी आपके सब क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद हम देखेंगे जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसमें जो ऑलरेडी इंस्टॉल आते हैं, उसको जो ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल आते हैं, जो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो किस किस कौन कौन से जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो पहले से इंस्टॉल आते हैं, उनके बारे में जानेंगे थोड़ा। उनके बारे में आपको बताऊंगा कि जो सॉफ्टवेयर पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमारे इंस्टॉल आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉल आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, जो हमारी पहले फर्स्ट टॉपिक है उसको कवर कर लेते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर असल में होता क्या है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है तो एक ही सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है कि ये कोई हमारा जो यूज़र होता है उसका कोई काम नहीं करने वाला, ये सिर्फ बैक एंड में काम करता है। सिर्फ ना इसका कोई इंटरफेस होता है और ना इसका कोई यूज़र इसको ना ही इसको कमांड दे सकता है, ये अपने आप काम करता रहता है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे जो टास्क जो ऐसी कमांड बनी हुई है जिनके साथ इनको ऑपरेट किया जाता है, लेकिन कई जो ऑटोमेटिक भी होते हैं, जो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हमारे जो मशीन होती है, कंप्यूटर मशीन होती है, उसके साथ जो ऑन होने के साथ ही काम करते रहते हैं, अपने आप काम करते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको जिनको हमको ऑपरेट करना पड़ता है और हमको चलाना पड़ता है, लेकिन कुछ कमांड देनी पड़ती है, ज़्यादा हमको उसमें कोई कोडिंग कोडिंग नहीं करनी पड़ती। और थोड़ा इसमें इतना ही फर्क होता है, बस खास फर्क नहीं होता। बाकी इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहना चाहती है इसकी। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दैट असिस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर इन डूइंग देयर वर्क इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसकी मदद कौन करता है, उसके काम करने में कौन मदद करता है, हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करते हैं। कैसे मदद करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हमारा ब्राउज़र हो गया, इंटरनेट ब्राउज़र, हमारे गूगल क्रोम यूज़ करते हैं हमारे, और हमारे जो भी माइक्रोसॉफ्ट के, जैसे हमारा एम एस एक्सेल हो गया, एम एस वर्ड हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन जब अगर हम मान लेते हैं कि अगर आप यूज़र है, या अगर आप जो हमारा ब्राउज़र है, क्रोम है, आप अगर उसका यूज़ कर रहे हो, तो उसमें वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो उसमें अगर आप कोई भी यूज़र कोई इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को कट कर रहा है इंटरनेट से, तो उसको नहीं पता कि इसमें कोई वायरस है, इसमें कोई है, तो उसको में बैक एंड का काम कौन करता है, हमारा जो उसको डिकेट करने का काम कौन करता है, उसको जो हमारा उसमें वायरस आता है, जो भी अगर हम जो यूज़र उसको डाउनलोड कर रहा है, कोई फाइल को डाउनलोड कर रहा है, कोई फाइल को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर रहा है, तो उसमें अगर कोई वायरस हुआ तो उसको छानबीन कौन करता है, हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। उसको डिलीट कौन करता है, हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। तो ये सब काम क्या किसमें होता है, बैक एंड में होता है। यानी हमको कुछ नहीं पता लगता कि हमारा कोई हमारे जो हम फाइल डाउनलोड की है उसमें कोई सॉफ्टवेयर कोई उसमें वायरस आ गया है, और हमारा जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है उसको डिटेक्ट कर रहा है और उसको डिलीट कर रहा है। हमको कुछ नहीं पता लगता, यूजर को कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। ये सब सिर्फ क्या कैसे चलता है, हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक करता रहता है, उसको छानबीन करता है, उसको उसको चेक करता है हर फाइल को कि इसमें कोई वायरस तो नहीं है, इसमें कोई बनने बैठी जो इसमें कोई ऐसा मालवेयर तो नहीं है कि जो हमारे कंप्यूटर, जो हमारी मशीन को, जो यूजर की मशीन है उसको हार्म पहुंचा सकते हैं, उसके डाटा को हार्म पहुंचा सकता है। तो ये ऐसे हमारा जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऐसे मदद करते हैं, जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसकी मदद करते हैं। और इसके बाद क्या दिया गया है, दस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली ए क्रॉस ओवर बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो किसका क्रॉस की तरह काम करता है, जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो उसमें क्रॉस की तरह काम करता है। क्रॉस की तरह कैसे, कि हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है
हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जैसे हमारा विंडो हो गया, हमारा लिनक्स हो गया, हमारा मैक हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और इसमें हमको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर रहता है। जितने भी उसमें मालवेयर होते हैं, मालवेयर अगर इसमें हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें मालवेयर घुस जाता है, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हार्म पहुंचा सकता है, उसमें डाटा रखा है जो उसमें हार्म पहुंचा सकता है। और हमारे जो हार्ड ड्राइव होते हैं, हार्डवेयर होते हैं जितने भी हमारे, जैसे हार्ड डिस्क होगी, उसमें उसको हार्म पहुंचा सकता है। तो इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करते हैं। और एप्लीकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे जो, अगर आप इंटरनेट से कोई भी डाउनलोड कर रहे हो, कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, तो उसकी छानबीन कौन करता है, उसको चेक कौन करता है, हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। लेकिन सब क्या होता है, बैक एंड में होता है, यूजर को कुछ पता नहीं लगता कि कोई वायरस आ चुका है, उसको डिटेक्ट कर रहा है, हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर रहा है और उसको डिलीट कर रहा है। और इसके बाद देखते हैं जो इसके एग्जांपल दिए गए हैं, इसमें जो इसके टैब्स हैं उसके बारे में देखते हैं थोड़ा। मैं आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट है, इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं, जो जितने भी हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारा क्या होते हैं, हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये भी तो चेक करते हैं ना, जो हमारे जितने भी हमारे सिस्टम होता है, जो हमारा यूजर का डाटा होता है, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारे एंटीवायरस से करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे बैच से प्रोटेक्ट करते हैं। और जितने हमारे फाइल मैनेजिंग टूल आते हैं, कंप्रेशन टूल आते हैं और डिस्क मैनेजमेंट टूल आते हैं, जितने भी हमारे बैकअप टूल आते हैं, ये सब क्या होते हैं, हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। आगे मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ, इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि एंटीवायरस क्या होता है और फाइल मैनेजमेंट टूल क्या होता है, कंपैरिजन टूल क्या होता है, डिस्क मैनेजमेंट टूल क्या होता है और बैकअप टूल क्या होता है। तो इसके बाद देखते हैं जो हमारा अगला ही इसमें, जैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख रहे हो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं, जो इसमें दिया गया सबसे पहला मैक, और इसमें लिनक्स दिया गया और विंडो दिया गया। ये भी क्या होते हैं, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन इनमें जो पहले से इंस्टॉल आते हैं, जैसे हमारा रन स्कैनर हो गया, रन विंडो के लिए होता है, हमारा डिस्क क्लीनर हो गया हमारा, ये सब क्या होते हैं, हमारे पहले से इंस्टॉल आते हैं जो विंडो में आते हैं। और इस लिनक्स में अलग अलग होते हैं, जो हमारे मैक में आते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसे आते हैं जो डिस्क को, जो हमारी डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारे स्कैन करते हैं, ऑलरेडी आते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है जो प्रोवाइड करवाता है। और इसमें लिनक्स है जो लिनक्स प्रोवाइड करवाता है, इसमें मैक है जो मैक प्रोवाइड करवाता है। तो सिर्फ होते हैं, लेकिन बेसिक हैं, ज़्यादा एडवांस नहीं होते। एडवांस जो हमारे जो अलग से बने होते हैं, उनको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है उनको। और इसके बाद देख लेते हैं जो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं। जो जितने हमारे बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। जितने हमारे एंटीवायरस हो गए वो भी क्या होते हैं, हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। जितने भी हमारे डिस्क क्लीनर हो गए, डिस्क मैनेजमेंट टूल हो गए, जितने भी हमारे सब क्या होते हैं, हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। होते तो ये सॉफ्टवेयर ही हैं, लेकिन सिर्फ इनको अलग कैटेगरी में इसके काम से वजह से लिखा गया है। काम की वजह से इनको अलग अलग किया गया है, क्योंकि एक काम किसका करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और कुछ ऐसे टास्क करते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे यूजर डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसके बाद देख लेते हैं जो हमारा फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा जो एक टाइप है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है, सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, हमारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा गया है। और इसके बारे में देखते हैं कि एंटीवायरस क्या होता है, कैसे काम करता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा एंटीवायरस होता है, हमारा एक सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन ये करता क्या है, जो हमारे वायरस होते हैं, हमारे हमारे कंप्यूटर को, हमारे डाटा को, हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हार्म करने के लिए एक तरह का प्रोग्राम होता है, एक तरह सॉफ्टवेयर होता है। उसको जो है डिटेक्ट करने के लिए, उसको डिलीट करने के लिए हमारा किसका यूज़ किया जाता है, हमारा एंटीवायरस का यूज़ किया जाता है। लेकिन ये भी सॉफ्टवेयर ही होते हैं। और इसके बारे में थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है इसके बारे में। तो जैसे आप देख रहे हो, जो हमारा इट्स यूज टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर फ्रॉम द वायरस। तो इसका मीनिंग क्या होगी, जो हमारा कंप्यूटर होता है, यूजर का कंप्यूटर, जो यूजर की मशीन है, उसको जो वायरस होते हैं, हमारे मैलवेयर्स होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, एंटीवायरस का यूज़ किया जाता है। और it detects a bus and notify the user take action that to score the computer। तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो जो हमारे वायरस होते हैं और जो हमारा एंटीवायरस है उसको हमारा क्या करता है, और स्कैन करता रहता है, हर फाइल को स्कैन करता रहता है। उसको कोई वायरस मिलता है तो उसका हमको यूजर को क्या करता है, नोटिफाई करता है कि इस फाइल में हमारा जो है मैलवेयर है, या इसमें कोई वायरस है, आप इसको जो है डाउनलोड मत करो या इसको स्कैन करो पहले। तो इसका मीनिंग यही होता है। तो इसके बाद जो है कि जो उसको नोटिफाई करता है और उसको कहता है कि आप इसको एक्शन ले सकते हो, आप इसको स्कोर कर सकते हो, अपने डाटा को स्कोर कर सकते हो, आप इसको डाउनलोड को फाइल को डाउनलोड मत करो।
तो आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम कोई भी ब्राउज़र पे जब कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि कई फाइल ऐसी होती हैं जो हमको पहले उसको नोटिफिकेशन मिलता है कि दिस फाइल इज़ हार्मफुल फॉर यूर डिवाइस या यूर कंप्यूटर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वो को आपको नोटिफिकेशन कौन दे रहा है, वो आपको नोटिफिकेशन कौन दे रहा है, एंटीवायरस दे रहा है, या उसमें जो हमारा सिस्टम में, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, जो हमारा एंटीवायरस होते हैं उसमें बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे इंस्टॉल होते हैं जो पहले से इंस्टॉल होते हैं, लेकिन इतने पावरफुल नहीं होते जितने हमारे थर्ड कैटेगरी में आते हैं, जो थर्ड पार्टी में आते हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर एंटीवायरस आते हैं बहुत ज़्यादा जो है एडवांस होते हैं, एडवांस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो परचेज होते हैं। जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं वो हमारे परचेज नहीं होते, वो हमारे फ्री होते हैं, और लेकिन करते वो भी करते तो अच्छा परफॉर्म है वो भी। और वो जो आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो उसमें आपको नोटिफाई कौन करेगा, एंटीवायरस करेगा, या उसमें कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा जो आपको नोटिफाई करेगा कि इसमें वायरस है, आप इसको डाउनलोड मत करो। तो आपने इसमें जैसे कोई कोई म्यूजिक डाउनलोड करते हो, कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, कोई पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो, तो आपको नोटिफाई मिलता होगा, आपने देखा भी होगा कि ये फाइल दिस फाइल इज हार्मफुल फॉर यूर डिवाइस या यूर कंप्यूटर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको वहाँ पे कौन वर्क कर रहा है, हमारा एंटीवायरस वर्क कर रहा है, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है। तो इसके बाद देखते हैं जो द वायरस आर केप्ट इन डिफरेंट लोकेशन कार्ड वर्ल्ड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एक नया पॉइंट बताता हूँ आपको एक कि जो हमारा वायरस होता है उसको अलग अलग लोकेशन पर रखा जाता है, हमारी मेमोरी होती है उसमें अलग अलग लोकेशन पर उसको रखा जाता है, और उसको लोकेशन को क्या कहते हैं, हम डिफरेंट लोकेशन को क्या कहते हैं, बाल्ट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि बैट क्या होता है, बाल्ट क्या होता है। बाल्ट होता है जो हमारा वायरस हो जिसको जिसको जहाँ पर वायरस को रखा जाता है, डिफरेंट लोकेशन क्या कहते हैं, हम इसको बाल्ट कहते हैं। और वेर इट हैज डिफरेंट फाइल सिस्टम ड्यू टू विच वायरस अफेक्ट इट। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो हमारे जितने भी हमारे डिफरेंट फाइल सिस्टम होते हैं उसको अफेक्ट करने के लिए, वायरस से बचने के लिए हमारा किसका उपयोग किया जाता है, हमारा एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। और ये जो हमारे जितने वायरस होते हैं ये एंटीवायरस को भी इफेक्ट पाते हैं, एंटीवायरस के ऊपर भी इफेक्ट डालते हैं कि उसको नजर में ना आए, उसको नोटिफाई ना मिले, कि उसको पता ना चले कि हम जो वायरस आपके कंप्यूटर में आ चुका है। तो ऐसे ऐसे वायरस भी आ चुके हैं, और बहुत सारे तरह के जो वायरस आते हैं जिनको जो हमारे एंटीवायरस होते हैं, जो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, उनको देख भी नहीं पाते कि हमारे कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर ऐसा वायरस आ चुका है जो डाटा को हार्म चाह रहा है या डाटा को किसी के पास सेंड कर रहा है। तो ये सबसे क्या होते हैं, हमारे जो हमारे वायरस होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, हमारे डाटा को हार्म ही करते हैं, डाटा को या तो डाटा को डिलीट कर देते हैं, या डाटा को कोई ऐसी फॉर्म में जो कन्वर्ट कर देते हैं जिसमें यूजर है जो उसको फिर से यूज नहीं कर सकता। और यूजर कैन इट सेल्फ इंटैक्ट एंटीवायरस टू डिलीट मैनिफेस्ट प्रोग्राम। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, पुट वेट और इवन इग्नोर इट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे एंटीवायरस होते हैं वो आपको नोटिफाई करेंगे, यूजर को नोटिफाई करेंगे कि आपको इसको जो हमारे फाइल है इसमें आपकी फाइल में जो है मैलवेयर है या इसमें कोई वायरस है, आप इसको डिलीट कर सकते हो, वो सिर्फ आपको नोटिफाई करेंगे। और आप उसको चाहता है, यूजर चाहता है तो उसको डिलीट कर सकता है, या उसको कोई किसी ना किसी बाइट में भी रख सकता है, या उसको इग्नोर भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई एंटीवायरस आपके पीसी में या कंप्यूटर में इंस्टॉल है, तो आपको अगर आप बता रहा है कि इस फाइल में वायरस है, कोई मैलवेयर है जो आपके लिए आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकता है, आपके डाटा के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो आपको उसको डिलीट करना चाहिए। आपको उसको जो भी एंटीवायरस बता रहा है कि इसको ऐसे स्टेप फॉलो करने हैं तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो इसके बाद ये देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, तो दिस डेज आर मोस्ट कम इन GUI फॉर्म। तो इसका मीन क्या है कि जो ज़्यादातर आज की डेट में जो वायरस आ रहे हैं वो GUI फॉर्म में आ जाए। GUI फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, फुल फॉर्म बताता हूँ आपको, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यानी जो भी हम जो यूजर यूज करता है, जैसे हमारे जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, हमारे GUI फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो वर्क करते हैं वो किस फॉर्म में होता है, हमारा वो बैक एंड में होता है। तो इसलिए इसमें सिर्फ यही था, हमारे जितने भी एंटीवायरस होते हैं, हमारे बहुत सारे एंटीवायरस हैं। वेस्ट हो गया, बहुत ज़्यादा फेमस है वेस्ट, जो कंपनी का जो हमारा वेस्ट का सॉफ्टवेयर एंटीवायरस है बहुत ज़्यादा फेमस है, वो बहुत पावरफुल भी है। और लेकिन आपको जो अगर थर्ड पार्टी अगर एंटीवायरस यूज़ कर रहे हो तो अच्छी कंपनियाँ यूज़ करो, क्योंकि हो सकता है उसमें पहले से ही जो है ऐसा बात से उसमें पहले से ही कोई ना कोई वायरस हो, बहुत सारी ऐसी चलती हैं। और
तो इसके बाद देखते हैं जो हमारा इसके नेक्स्ट जो एक और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और इसमें आता है एक हमारा फाइल मैनेजमेंट टूल। फाइल मैनेजमेंट टूल तो क्या होते हैं, द सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज फाइल स्टोर इन फाइल सिस्टम। तो इसका मीनिंग क्या होगी, जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उसका जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हमारे फाइल मैनेज टूल होते हैं, उसका यूज़ क्यों किया जाता है। हमारे जो फाइल्स होते हैं, हमारे जो डाटा होता है यूज़र का, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका डाटा होता है, उसको मैनेज करने के लिए जो हमारे फाइल मैनेज टूल का यूज़ किया जाता है। इट कैन बी यूज टू क्रिएट ग्रुप फाइल। तो जितने भी हम इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, एक ग्रुप फाइल को क्रिएट करने के लिए, ग्रुप फाइल को बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे हम फोल्डर बनाते हैं, ये भी कौन बनाता है, हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया जाता है। फोल्डर भी एक ग्रुप है ना, ग्रुप फाइल होती है, और बहुत सारी ग्रुप फाइल होती है, जिप फाइल है और 7 जिप फाइल होती है, और ये सब क्या होती हैं, ये भी हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन ये GUI फॉर्म में होते हैं। और फाइल मैनेजमेंट टूल इस डाटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर फाइल इन OS। तो ये क्या कहती है कि जो हमारा फाइल मैनेजमेंट टूल है वो क्या करता है, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डाटा स्टोर ऑलरेडी स्टोर किए गए उसको डाटा को स्ट्रक्चर करने का काम कौन करता है, हमारा डाटा को स्ट्रक्चर कौन करता है, डाटा को स्ट्रक्चर करके कौन रखता है, हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर रखते हैं। और इसमें कौन आते हैं, हमारे फाइल मैनेजमेंट टूल। वाइल लेटर यूज परफॉर्म टास्क और फाइल स्टोर इन द फाइल सिस्टम। तो आपके इसका मीन क्या है कि आप जो भी डाटा स्ट्रक्चर है आप उसको आसानी से उसको फिर से परफॉर्म करा सकते हो, फिर से उसको यूज कर सकते हो, फिर से उसको जो है उस टास्क परफॉर्म कर सकते हो, फिर से उसको कलेक्ट कर सकते हो, बहुत जल्दी कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर उसमें खिलारा पड़ा हुआ है, खिलारा आपको अगर आप उसको फिर से ढूंढना चाहोगे तो आप उसको अच्छे तरीके से जल्दी से नहीं उसको ढूंढ पाओगे, अच्छे से उसको नहीं टास्क परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो उसको मैनेज करने का काम कौन कर रहा है, डाटा को मैनेज करने का काम कौन करता है, हमारा फाइल मैनेजमेंट टूल करता है। और ये क्या होते हैं, हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। और लाइक विंडो फाइल एक्सप्लोरर इन द फाइल मैनेजमेंट टूल। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो हमारा विंडो फाइल एक्सप्लोरर होता है वो क्या करता है, हमारा फाइल मैनेजमेंट टूल है, एक तरह को डाटा को मैनेज करने का काम करता है। जैसे आप फोन में देखते हो कि अगर हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो हमारे किस में जाती है, हमारे फाइल मैनेजर में जाती है। फाइल मैनेजर क्या है, हमारा वो भी एक क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही है और फाइल मैनेजमेंट टूल है। और वो क्या करता है, जैसे आप डाउनलोड कर रहे हो वैसे वैसे ऊपर ऊपर आपके जो है उसमें ऐड होती आएगी कि आपको इस डेट को आपने ये डाउनलोड की, इस डेट को आपने ये फाइल डाउनलोड की, इस डेट को आपने ये पिक्चर खींची, इस डेट को आपने ये पिक्चर खींची। तो जो लेन वाइज जो लिस्ट वाइज चलती रहती हैं। और ये स्ट्रक्चर कौन कर रहा है, आपको ये मैनेज कौन कर रहा है फाइल को, ये हमारा वो है फाइल मैनेज टूल करता है। और ये क्या होता है, हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और इसमें सिर्फ इतना ही है कि जो हमारा डाटा को स्ट्रक्चर करता है, डाटा को अच्छे से संभाल के रखता है, मैनेज करने का काम करता है, जो हमारा कौन करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। और उसमें क्या किस कैटेगरी में आता है, हमारा फाइल मैनेजमेंट टूल में आता है। और इसके बाद देखते हैं तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा बैकअप सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। तो बैकअप सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे कोई भी आप अगर हमारा जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है, अगर आप उसमें एंड्रॉयड फ़ोन को अगर आप अपने फ़ोन को अगर यूज़र अपने फ़ोन को रीसेट करना चाहता है, तो रीसेट करने के बाद आप उसको पहले आपको पास नोटिफिकेशन आएगी कि आप इस डाटा को जो बैक पे ले सकते हो, इस फाइल को बैक पे ले सकते हो, ताकि आप रीसेट करने के बाद फिर भी उसको फाइल को यूज़ कर सकते हो। तो ये जो आपके पास नोटिफिकेशन आ रही है, जो आपको बैकअप लेने की जो सर्विस है प्रोवाइड करवा रहा है, ये कौन होता है, हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं। और ये बैकअप सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन लिखी है इसके बारे में थोड़ा बढ़ते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो, जो हमारा बैकअप सॉफ्टवेयर होता है, बैकअप यूटिलिटी एनेबल बैकिंग अप फाइल फोल्डर डाटाबेस और कंप्लीट डिस्क। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारे बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, एनेबल करते हैं, यानी एक तरह के योग्य बनाते हैं जो हमारे फोल्डर होते हैं, फाइल्स होती हैं, हमारी डाटा होता है, डाटाबेस होता है, यूजर का जितना डाटा होता है, जितना भी डिस्क में डाटा पड़ा है या ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी डाटा होता है उसको बैकअप लेने के लिए, उसको यानी उसको फिर से यूज करने के लिए। अगर आपका डाटा लॉस हो जाता है, आपका डाटा आप रीसेट कर रहे हो या आप जो है फॉर्मेट कर रहे हो, डिस्क को फॉर्मेट कर रहे हो, आप उसको फिर से यूज कर सकते हो। तो बैकअप का ये मतलब होता है। और बैकअप आर टेकन सो दैट डाटा में बी स्टोर्ड इन केस ऑफ डाटा लॉस। तो यही इसका मीनिंग यही हुआ कि आप जो बैकअप होते हैं, बैकअप लिए क्यों जाते हैं कि डाटा अगर आपका किसी वजह से जैसे बहस आ गया हो, कोई ना कोई ऐसी
घटना घट जाती है, जैसे हमारी डिस्क खराब हो जाती है कोई ना कोई, या डिस्क में फॉल्ट आ जाता है, या कोई ना कोई हमारे डिवाइस में फॉल्ट आ जाता है, तो उसमें डाटा आपका डाटा लॉस होने का खतरा रहता है। तो आप उसको उस केस में आप डाटा को फिर से जो है यूज़ कर सकते हो, फिर से उसको परफॉर्म करवा सकते हो, फिर से उसका यूज़ कर सकते हो। तो इसका मीनिंग ये होता है, यानी डबल कॉपी, या इसका मीनिंग ये होता है कि आपको डाटा को जो एक तरह का कॉपी बन जाता है, कि अगर आपका एक डाटा एक तरह एक लोकेशन से डाटा अगर आपका डिलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, या हार्म हो जाता है, तो आप उसको दूसरे जो हमारा कॉपी पड़ी है आपके पास उसका आप यूज कर सकते हो। और इसके बाद है जो बैकअप इन इज ए सर्विस प्रोवाइड बाय आल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मीनिंग क्या है, जो हमारे जितने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लिनक्स हो गया, हमारा विंडो हो गया, हमारा माइक्रोसॉफ्ट का विंडो है जो, और हमारा जो मैक का है मैक ओएस, तो ये सब क्या होते हैं हमारे इसमें ऑलरेडी पहले से बैकअप सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड करवाते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड होती हैं और पहले से इंस्टॉल आते हैं इनमें। इन स्टैंड अलोन सिस्टम बैकअप में भी टेकन इन सेम और डिफरेंट ड्राइव। तो इसका मीनिंग क्या हो, जो हमारे स्टैंड अलोन सिस्टम होते हैं उसमें आप जो है जरूरी नहीं है कि आपकी जो डिवाइस की जो इंटरनल जो डिस्क लगी हुई है, जो इंटरनल मेमोरी लगी हुई है, उसमें आप डाटा को जो है बैकअप ले सकते हो, उसमें डाटा का आप बैकअप ले सकते हो। जो हमारे सिस्टम वाले स्टैंड अलोन सिस्टम होते हैं उसमें आप जो है और एक्सटर्नल लगा के भी आप उसमें जो डाटा स्टोर कर सकते हो, डाटा को बैकअप ले सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ स्टैंड अलोन क्या होता है, जो हमारे जितने भी हमारे डिवाइस आते हैं आजकल, जो हमारे लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, पीसी हो गया, ये जो हमारी अगर हम इसमें एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हैं, एक्सटर्नल एसएसडी लगाते हैं, तो इसको ये जो है कनेक्ट कर लेते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन कई ऐसे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऐसे डिवाइस होते हैं जो एक्सटर्नल डिस्क को सपोर्ट नहीं करते। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो वही स्टैंड अलोन होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। तो उसमें आप उसमें डाटा स्टोर कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपकी जो आपके पीसी में, जो आपके लैपटॉप में जो डिस्क लगी हुई है, जो आपके एसएसडी लगी हुई है, एसएसडी लगी हुई है, आप उसमें ही डाटा जो बैकअप ले सकते हो। लेकिन जो हमारे स्टैंड अलोन होते हैं उसमें आप जो है एक्सटर्नल बाहर से भी कोई आपके पास अलग से कोई डिस्क पड़ी हुई है, अलग से कोई एसएसडी पड़ी हुई है, एसएसडी पड़ी हुई है, स्टोरेज डिवाइस पड़ा हुआ है, आप उसमें पेन ड्राइव में भी आपका जो है बैकअप ले सकते हो। अगर आपका डिवाइस उसको सपोर्ट कर रहा है, आपका डिवाइस उसके कनेक्ट हो रहा है, तो आप उसमें ले सकते हो जो बैकअप। और इसके बाद जो इन केस ऑफ नेटवर्क सिस्टम बैकअप में भी डन ऑन बैकअप सर्विस। तो इसका मीनिंग क्या है, जो हमारा आज का टेक्नोलॉजी है, जो नेटवर्क पे कि आप नेटवर्क जो हमारा इंटरनेट है उस पर भी आप जो अपना डाटा को बैकअप जो है स्टोर कर सकते हो। बहुत सारे सर्वर ऐसे सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं जो आपसे फीस लेते हैं, थोड़ी बहुत फीस लेते हैं, और उससे आपको थोड़ी स्पेस देते हैं, 5 GB 10 GB 15 GB, और उस स्पेस के हिसाब से आपसे फीस लेते हैं। तो फ्रेंड इसके बाद हमारा एक और नया जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है उसकी एक कैटेगरी और है, उसमें है कंप्रेशन टूल। कंप्रेशन टूल क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो जो इसका काम है, कंप्रेशन टूल क्या काम करता है, इसका जो काम है वो उसका जो काम है ये इसके नाम में ही इसका छुपा हुआ है। जैसे कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को ऊपर कंप्रेस करते हैं, यानी इसके ऊपर दबाव डालते हैं, तो वो क्या हो जाती है, वो चीज़ का एक छोटा रूप आ जाता है, एक छोटा आकार आ जाता है, उसका आकार कम हो जाता है, उसका जो है उसका साइज है जो रिड्यूस हो जाता है। तो ये भी वही काम करता है। इसमें थोड़ा आपको जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है उसमें आपको बताता हूँ कि ये कंप्रेशन टूल का काम क्या काम करता है हमारी कंप्यूटर मशीन में, और क्या टास्क परफॉर्म करता है, कैसे करता है। तो जैसे हमें देख रहे हो जो इसकी डेफिनेशन दी हुई है, दिस टूल आर यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ फाइल बेस्ड ऑन द सिलेक्ट एल्गोरिदम। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा कंप्रेशन टूल होता है वो क्या करता है, हमारी फाइल होती है उसका साइज होता है जो उसको रिड्यूस कर देता है। यानी अगर आपके पास 100 MB की फाइल है, 200 MB की फाइल है, उसको रिड्यूस जो अगर आप उसको कंप्रेस करोगे तो आपको जो है 100 MB की फाइल को 50 MB में, 40 MB में, 30 MB में कन्वर्ट कर देगा, और आप उसको जो है आपकी स्पेस बचा देगा। आपकी जो डिस्क की स्पेस है आपके पास जो है 60 MB एक्स्ट्रा जो है फ्री हो गई, स्पेस फ्री हो गई आपके पास। और ये इसका जो मेन रीजन होता है कि आपके पास अगर ज़्यादा जो है स्पेस जो है फाइलें जो ज़्यादा स्पेस घेर लेती हैं, जैसे 1 GB की है, जो 2 GB की होती हैं, बड़ी बड़ी फाइल होती हैं, उनको कंप्रेस करने के बाद उनका साइज जो बहुत कम हो जाता है, 60 से 50% जो है उसका साइज जो कम कर देता है। लेकिन कई तो ऐसे जो है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी आते हैं, ऐसे कंप्रेशन टूल आते हैं जो बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। जैसे 100 MB की फाइल को सिर्फ 10 MB में कन्वर्ट कर देंगे, 200 MB की फाइल को सिर्फ 20 MB में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन
कई ऐसे नहीं होते, कई जो हमारे जो प्री इंस्टॉल आते हैं, जो हमारे पहले से इंस्टॉल आते हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल आते हैं, वो सिर्फ 60 से 50% जो है रिड्यूस कर पाते हैं हमारे फाइल के साइज को। और इसके बाद जो हमारा मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूड टूल्स फॉर कंप्रेसिंग एंड इनकम्प्रेसिंग फाइल्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, बहुत सारे जितने भी हमारे हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें पहले से इंस्टॉल आते हैं, पहले से इंक्लूड टूल्स होते हैं, हमारे कंप्रेसिंग और अनकम्प्रेसिंग टूल्स होते हैं। और जैसे हमारे लिनक्स में लिनक्स हैज़ टूल्स बहुत trz.trz.gz.zip, तो आपने इसका नाम सुना ही होगा। और जो हमारी जिप फाइल होती हैं इसका आपने यूज़ भी किया होगा कि हमारी जो जिप फाइल होती है उसका हम यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर हमको किसी को फाइल सेंड करनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल है, तो हम सेंड नहीं कर पाते। और अगर हम व्हाट्सएप पे सेंड कर रहे हैं या जीमेल में सेंड कर रहे हैं तो हम उसको सेंड नहीं कर पाते, उसको हम कन्वर्ट करके किस में रख देते हैं, जिप फाइल में, और जिप फाइल को सेंड कर देते हैं। और इसका ये भी मीनिंग, और ये भी इसका मेन रीज़न है। और जो हम यूज़ करते हैं इसमें हमारे .जिप आ गया, .trz आ गया, .gz आ गया, ये हमारे क्या होते हैं, हमारे एक एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन होती है हमारी जिप फाइल्स की, फाइल्स होती हैं, उनको कन्वर्ट करने के बाद हमारा क्या फाइल का फॉर्मेट रहने वाला है, उसके फॉर्मेट दिए गए हैं। और इसके बाद जो अदर कंप्रेशन फाइल्स लाइक जैसे जो .7z हो गया, हमारा .rar हो गया, रिक्वायर्ड थर्ड पार्टी कंप्रेशन यूटिलिटी टू बी इंस्टॉल्ड। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारा बहुत सारे जो .7z है, .rar है, ये क्या होते हैं हमारे, इसको आप अगर इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, फाइल को इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको थर्ड पार्टी जो है थर्ड पार्टी टूल है जो इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन इनमें क्या फ़ायदा होता है, जो हमारा जिप फाइल होती है उससे ज़्यादा ये जो RAR फाइल होती है ये उससे ज़्यादा कंप्रेशन कर देती है, उससे ज़्यादा। अगर आप 100 MB की फाइल को जिप फाइल में कन्वर्ट करोगे तो आपको सिर्फ उसको 40 MB में जो है कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर आप उसको थर्ड पार्टी ऐप के जरिए जो अगर आप उसको सॉफ्टवेयर के जरिए जो आप उसको RAR में फाइलों में कन्वर्ट करोगे तो आप उसको जो है 20 MB में, 10 MB में जो है कन्वर्ट कर सकते हो 100 MB की फाइल को। तो इसका ये फ़र्क जो है डिफरेंस होता है इसमें। अगर आप थर्ड पार्टी जो है बाहर एक्सटर्नली जो है इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको जो है उसको सुविधा भी बहुत मिलेंगी, लेकिन उसमें जो है काफ़ी जो है परचेज होते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं कई जो है परचेज होते हैं और कई फ्री भी होते हैं। लेकिन अगर परचेज है तो उसमें थोड़ा थोड़ा जो एडवांस फीचर भी मिलेंगे आपको। और जो हमारे ऑलरेडी जो ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं काम तो वो भी करते हैं, लेकिन वो इतना नहीं कर पाते जितने हमारे जो परचेज होते हैं, जो हमारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसमें सिर्फ यही है कि हमारा जो कंप्रेशन टूल होता है क्या करता है, फाइल को जो उसका साइज है उसको कम कर देता है, हमारी स्पेस को, हमारी हार्ड डिस्क की स्पेस है जो उसको कम, जो हम उसको फ्री स्पेस का जो हम उसको बचा सकते हैं, हमारी स्पेस को बचा सकते हैं, और उसको हम और काम के लिए होस्ट फाइल को स्टोर करने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनी होती है जैसे हमारी गूगल है, जो माइक्रोसॉफ्ट है, इनमें जो इनके सर्वर लगे होते हैं, इनमें जो डाटा कंप्रेस किया जाता है, जैसे हमारी जो फाइल है, अगर आप कोई भी यूट्यूब आप अगर कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हो, अगर आपके पास जो 1 GB की फाइल है, 1 GB की वीडियो है, आप उसको अपलोड करोगे तो वो उसमें जो गूगल ड्राइव का जो सर्वर है जिसमें वो स्टोर होगी, वो उसके पास 1 GB में स्टोर नहीं होगी, उसमें कंप्रेशन किया जाता है, उसको कंप्रेस करके उसको सिर्फ 50-100 MB में कर दिया जाता है। जो हमारी 1 GB फाइल होती है उनके पास बहुत एडवांस जो है सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्रेशन टूल होते हैं, जो उसको बहुत ज़्यादा कम में जो है कंप्रेस कर देते हैं। और इसके बाद देखते हैं जो हमारा इसका नेक्स्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में डिस्क मैनेजमेंट टूल। डिस्क मैनेजमेंट टूल क्या होता है, जो डिस्क में जो भी डाटा होता है उसको मैनेज करता है, डिस्क ड्राइव होते हैं, डिस्क में जो डिस्क ड्राइवर्स होते हैं उसको मैनेज करने का काम करता है। और इसके जो डेफिनेशन है उसको पढ़ देते हैं, बाकी क्या कहते हैं इसकी डेफिनेशन, इट एनेबल्स अस टू यूज व्यू और मैनेज द डिस्क ड्राइव इट्स ऑल इन देयर कंप्यूटर एंड पार्टीशन आर कोडेड विद द ड्राइवर्स। तो इसका मीनिंग क्या है, जो भी हम पार्टीशन करते हैं, जितने में हमारे पार्टीशन होते हैं, जैसे हमारा लोकल डिस्क C हो गया, लोकल डिस्क D हो गया, लोकल डिस्क F हो गया, डिस्क D हो गया, डिस्क F हो गया, ये आपने जो है बहुत देखे होंगे, जो हमारे पार्टीशन होते हैं उसको पार्टीशन कहते हैं हम। और ये जो मैनेज करने का काम है ये भी कौन करते हैं, हमारे डिस्क मैनेजमेंट टूल करता है। और जो भी हमारे ड्राइवर होते हैं, जो भी हमारे डिस्क के ड्राइवर होते हैं, हमारे पेन ड्राइव के ड्राइवर होते हैं, अगर हम कोई भी एक्सटर्नल जो डिवाइस हमारा पेन ड्राइव होती है उसको हम अगर आप USB के जरिए कंप्यूटर में या हम PC में या हम लैपटॉप में लगाते हैं तो वो उसको जो है कैसे रीड करेगा, उसको
डिस्क मैनेजमेंट टूल के द्वारा रीड किया जाता है, उसके ड्राइवर जो है उसको इंस्टॉल किया जाता है। तो इसका यही काम होता है। डिस्क मैनेजमेंट टूल इज यूज टू मैनेज द डिस्क ड्राइवर्स इंस्टॉल इन कंप्यूटर, लाइक जैसे हार्ड डिस्क हो गया हमारा, और फ्लैश ड्राइव्स, फ्लैश ड्राइव जितनी हमारी पेन ड्राइव होगी, सीडी होगी, ये सब क्या होती है, हमारी फ्लैश ड्राइव्स होती हैं। और इसका यही काम होता है कि डाटा जो हमारे जितने ड्राइव्स होते हैं, अगर हम कोई भी एक्सटर्नल चीज़ लगा रहे हैं, एक्सटर्नल डिवाइस लगा रहे हैं, पीसी में लगा रहे हैं, लैपटॉप में लगा रहे हैं, तो उनके ड्राइवर हैं जो उनको मैनेज करने का, उनको इंस्टॉल करने का, उनको जो है एक्सिक्यूट करने का काम है जो कौन करता है, हमारा डिस्क मैनेजमेंट टूल करते हैं। और इसके बाद जो हमारा इट कैन बी यूज टू पार्टीशन ड्राइव्स, असाइन ड्राइव्स लेटर मच मोर। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो जितने पार्टीशन होते हैं, वही बात आ गई, जितने पार्टीशन होते हैं, जितने हमारे ड्राइवर्स होते हैं सॉफ्टवेयर को जो है रीड करने का काम करते हैं। जैसे हमारा कोई भी स्पीकर, आप एक्सटर्नल स्पीकर लगा रहे हो, आप कोई माउस लगा रहे हो, एक्सटर्नल माउस लगा रहे हो, तो कीबोर्ड लगा रहे हो, तो वो उसको जो भी उसके ड्राइवर्स होते हैं उनको मैनेज करने का काम कौन करता है, हमारा डिस्क मैनेजमेंट टूल करता है। उसको उसको एक्सिक्यूट करने का काम कौन करता है, उसको साइन कौन करता है, हमारा डिस्क मैनेजमेंट टूल करता है। तो इसमें यही है। और इसके बाद देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट और है जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, उसकी कैटेगरी में एक और आता है हमारा डिस्क क्लीन अप टूल। डिस्क क्लीन अप टूल क्या होता है, इसके नाम से आपको समझ आ ही गया होगा कि डिस्क को क्लीन करता है, यानी डिस्क को ऐसे क्लीन नहीं करता कि सारी डिस्क को क्लीन कर देता है। उसमें जो भी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं जो हमारे यूज़र के काम की नहीं होती, जो यूज़र उसको जो हमारी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं जितनी हमारी जो यूज़र के काम नहीं आती, जो स्टैकर बिन में होती हैं, जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, जो थंबनेल्स होते हैं, फोटो होती हैं वगैरह वगैरह, ऐसी फाइल्स होती हैं जो हमारे यूज़र को काम नहीं आती, जो हमारे काम नहीं आती, उसको जो क्लीन करने का काम कौन करता है, हमारा डिस्क क्लीन अप टूल करता है। और इसमें जो हमारा आता है, इसकी डेफिनेशन दे लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, इट अलाउ यूजर टू रिमूव फाइल्स डेट आर नो लॉन्गर नीड्स और डेट कैन बी सेफली डिलीटेड। तो इसका मीनिंग क्या, वो मैंने आपको बता दिया है कि जो भी हमारी जिसकी हमको जरूरत नहीं है, जिसकी यूजर को जरूरत नहीं है, जिस फाइल की जरूरत नहीं है, उसको यूजर को उसको रिमूव करने के लिए अनुमति देता है, उसको योग्य बनाता है कि आप इसको डिलीट कर सकते हो, आप इसको सिक्योरली आप इसको सेफली डिलीट कर सकते हो। और आपकी स्पेस है जो वो खाली हो जाएगी, और आपका कंप्यूटर जो वो भी उसकी स्पीड है जो काफ़ी तेज़ हो जाएगी। इससे काफ़ी फायदे होते हैं। और रिमूविंग अननेसेसरी फाइल्स और इंक्लूडिंग टेम्परेरी फाइल्स कैन हेल्प टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग एंड इंक्रीजिंग द फाइल्स फ्री स्पेस ऑफ द कंप्यूटर। तो इसका मीनिंग वही हुआ कि इसमें जो भी हमारे कंप्यूटर में अननेसेसरी फाइल्स होती हैं जिनका यूज़ नहीं होता, और जिनमें हमारी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, उनको डिलीट करने के बाद हमारा जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग है वो भी तेज़ हो जाती है, उस कंप्यूटर की स्पीड है वो भी तेज़ हो जाती है, और हमारी जो स्पेस है कंप्यूटर की, जो हार्ड डिस्क की स्पेस है वो कम हो जाती है, तो वो फ्री हो जाती है। उसको इंक्रीज करने में हमारी मदद करता है ये। और इसके बाद रनिंग डिस्क क्लीन अप एट लेस्ट वंस ए मंथ इन इज एन एक्सीलेंट मेंटेनेंस टास्क। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारा डिस्क क्लीनअप है इसको आपको एक महीने में कम से कम एक बार तो चलाना चाहिए, क्योंकि आपका जो मेंटेन करने का काम है तो एक्सीलेंट बना रहेगा, तो अच्छे से काम करता रहेगा। आपका कंप्यूटर है जो आपका हार्ड ड्राइव है अच्छे से काम करती रहती है, अच्छे वर्क करती रहती है। क्योंकि अगर आप उसमें बहुत सारी टेम्परेरी फाइल्स पड़ी रहेंगी तो उसमें जो है उसका डाटा जो है उसकी स्पेस घेर लेता है, और उसको जो है हमारे कंप्यूटर की स्पीड को कम कर देता है। और इसके बाद जो डिस्क क्लीनअप टूल कैन बी डिलीट टेम्परेरी फाइल्स, इंटरनेट फाइल्स, तो जितनी हमारी इंटरनेट फाइल्स होती हैं उनको डिलीट करने के लिए, ओल्ड चेक फाइल्स होती हैं जो भी हमारी कंप्रेस और ओल्ड फाइल्स होती हैं, जितनी हमारी ऑफलाइन वेब पेजेस होते हैं। हमारी सबसे ज़्यादा जो टेम्परेरी फाइल्स कहाँ से आती हैं, हमारी टेम्परेरी फाइल्स सबसे ज़्यादा हमारी आती हैं जो भी हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, हम गूगल का यूज़ करते हैं, हम यूट्यूब का यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं, ऐसे जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं हम, उनसे हमारी क्या आती हैं, हमारी बहुत सारी ऐसी फाइल्स आ जाती हैं जिनका हम यूज़ नहीं कर सकते, हम जो जिनका हमको सिर्फ एक बार यूज़ करना होता है, उसके बाद हमको उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे टेम्परेरी फाइल्स होती हैं। और कईयों का तो हमको यूज़ भी नहीं करना होता, वो सिर्फ एक सिस्टम के लिए काम करने के लिए एक बार जो है इंस्टॉल होती हैं, एक बार हमारे कंप्यूटर में जो है एक लोकेशन पे स्टोर होती हैं, लेकिन उसके बाद उसके बाद उनका कोई काम नहीं होता। तो उनको डिलीट करने के लिए हमारा जो मदद करता है, हमारी जो कंप्यूटर की स्पेस को कंप्यूटर की स्पेस को जो है फ्री करने का काम कौन करता है, हमारा डिस्क क्लीनअप टूल करता है। डिस्क क्लीनअप टूल आल्सो यू टू एम्प्टी द रिसाइकल बिन, डिलीट फाइल्स, डिलीट
टेम्परेरी फाइल्स और एंड डिलीट थंबनेल्स। तो इसका मीनिंग वही है कि आप रिसाइकिल बिन को जितनी फाइल्स रिसाइकिल बिन में पड़ी हैं उसको आप डिलीट कर सकते हो उसकी, और जितने हमारे टेम्परेरी फाइल्स होते हैं, जितने हमारे थंबनेल्स होते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं होता, उनको आप किसकी मदद से डिलीट कर सकते हो, जिसकी मदद से हमारा डिस्क क्लीनर टूल की मदद से डिलीट कर सकते हो। और ये फ्री इंस्टॉल होता है, हमारा विंडो में आता है। ये भी एक हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही है, और जो हमारे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से इंस्टॉल आता है। और इसके बाद देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, ये है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये भी एक सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इट इज a utility in Microsoft Windows designed to increase access speed by rearranging files stored on a disk or occupy continuously store location. A technique is called defragmentation। तो इसका मेन क्या होगा जी, हमारा जो डिस्क डिफ्रैगमेंटर है ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट विंडो के द्वारा जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। क्यों डिजाइन किया गया है, क्योंकि ये हमारी क्या करता क्या है, हमारे जो भी कंप्यूटर की स्पीड होती है डाटा को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, कोई डाटा को हम स्टोर करते हैं उसको स्टोर करने के लिए, डाटा कॉपी करने के लिए, डाटा को पेस्ट करने के लिए, और स्पीड कहाँ से आती है, हमारी डिस्क डिफ्रैगमेंटर के साथ ही हमारी स्पीड है जो बनी रहती है। क्योंकि ये काम किसका करता है, हमारा ये एक फाइल्स को दूसरी फाइल्स में जो हमारा एक डिस्क से दूसरी डिस्क में फाइल को कन्वर्ट करने के लिए, हमारी फिर एक फाइल से दूसरी फाइल में जो है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे फाइल को ले जाने के लिए काम करता है, जो हमारा डिस्क डिफ्रैगमेंटर का होता है। और डिस्क फ्रैगमेंटर क्या होता है, डिस्क डिफ्रैगमेंटिंग इन ए डिस्क मिनिमाइज हेड ट्रैवल which reduce the time is taken to read files from the write files or to read disk। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो भी हम हमारा कंप्यूटर फाइल को रीड करता है, राइट करता है, रीड राइट का मतलब मीनिंग क्या होता है कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो उस समय क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है वो फाइल को रीड कर रहा होता है, और वो जो अगर आपका कंप्यूटर जल्दी से जल्दी जो आपके एप्लीकेशन को, आपके सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहा है, तो आपका इसका मतलब कि आपका जो डिस्क डिफ्रैगमेंटर है वो अच्छे से सॉफ्टवेयर है जो अच्छे से काम कर रहा है। अगर अच्छे से नहीं काम कर रहा तो आपका जो सॉफ्टवेयर है बहुत टाइम लगा देगा खुलने में, और जो है राइट करने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप कोई चीज़ में एडिटिंग कर रहे हो, कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो उसमें भी जो हमारा काम क्या करता है, हमारा डिस्क डिफ्रैगमेंटर करता है। और डिस्क डिफ्रैगमेंटर बिल सच your hard drive partition and move data from one location to other location। तो इसका मीनिंग भी वही हुआ जी, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जो हमारी होती हैं डिस्क पार्टीशन की होती हैं, उसमें डाटा जो है ट्रैवल करता है। और ट्रैवल किसकी मदद से करता है, तेजी से ट्रैवल करता है, तो हमारा डिस्क डिफ्रैगमेंटर की मदद से करता है। अगर आप कोई सर्च कर रहे हो, कोई भी फाइल का सर्च कर रहे हो, तो सर्च करने का काम कौन करता है, हमारा डिस्क डिफ्रैगमेंटर करता है। उसको हर पार्टीशन में जो है खोजता है और आपको जल्दी से जल्दी उसको रिप्रेजेंट करता है, आपके रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। सो डैट द फाइल स्टोर दे आर वन कंटिन्यूस प्राइस बीइंग मल्टीप्लाई लोकेशन ऑन द हार्ड ड्राइव पार्टीशन। तो इसका मीनिंग भी हुआ कि अगर आप कोई भी फाइल को सर्च कर रहे हो, आपके फाइल में कोई भी आपकी डिस्क में स्टोर है फाइल, उसको आप सर्च कर रहे हो, आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आपको जो फाइल को भेजना है, तो आपको उसको किसकी मदद करनी पड़ेगी, किसकी मदद से आपको वो काम होगा, आपका वो होगा डिस्क डिफ्रैगमेंटर की मदद से। और ये भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है, और इसकी बहुत ज़रूरत होती है, हमको यूज़र को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी। और इसमें सिर्फ यही थे हमारे जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो इसके बाद दोस्तों अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो अगली वीडियो जरूर देखना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।